अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन बॉट एंड स्ट्रीम में कर दिए हुए तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन थे, कुछ क्वेश्चन उसमें अच्छे लेवल के भी थे, लेकिन जो आज की क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी पूछा गया है। ठीक है, 2018 के एग्जाम में और 19 के एग्जाम में नहीं, 18 के एग्जाम में शायद पूछा गया है यूपी कांस्टेबल 2019 में। तो कितने बच्चों का क्वेश्चन का आंसर आया, कितने का? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 भी आया किसी बच्चे का? 75 किलोमीटर प्रति घंटा भी तो बोल रहा था ना कोई, आया किसी बच्चे का? नहीं। तो इस सवाल का उत्तर सही है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जब ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में तब बहुत ही कम बच्चों ने सवाल को किया था, समझ रहे बात को। उसका कारण केवल ये था कि सवाल को देख के ना बच्चा घबरा गया कि यार 7-8 लाइन का क्वेश्चन है, इसे पढ़ने में इतना टाइम लगेगा तो होगा कैसे, समझ रहे बात को। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी कह चुका कि जितना भी लेंथी क्वेश्चन होगा ना तुम्हारे एग्जाम में, जितना भी लेंथी क्वेश्चन होगा उतना ही आसान होगा। उसका कारण केवल यही है कि उसमें इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा दी जाएगी समझने के लिए, ठीक है, यानी कि समझाने के लिए बोला जाता है इतनी चीज, है ना। अब देखिए कितने बच्चों का नहीं आया आंसर, एक बार हाथ खड़े करियो। नहीं आया जिनका, ठीक है, ध्यान दो भाई। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया। भाई तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर, ये हमने 15 किलोमीटर की दूरी मान ली, ठीक है ना। ये कितने किलोमीटर की दूरी है? 15 किलोमीटर की दूरी। और यहाँ पे क्या है भाई? ये तट है। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे क्या है भाई? ये जहाज है। यहाँ पे हमने जहाज मान लिया कि ये जहाज है, ठीक है। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, किंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट की अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता है। कह रहा कि फिर भी 18 मिनट तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो यात्रा कर सकता है तट की ओर। अब क्वेश्चन में कहा तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेंगे। तो तट से कोई बचाव नाव भेज दी, इधर से तट से कोई बचाव नाव भेज दी जहाज की तरफ को। कह रहा कि यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेंगे। जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए? तो हमने मान लिया कि भाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो बचाव नाव जहाज की तरफ चली होगी, ठीक है। अब दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या है डायग्राम से। एक जहाज था जो तट की ओर जा रहा था, लेकिन जहाज में किसी तरीके से छेद उत्पन्न हो जाता है, तो जहाज के जो ड्राइवर था उसने क्या कर दिया? तट पर वायरलेस कर दिया कि भाई हमें बचा लो, हमारे जहाज में क्या हो गया? छेद उत्पन्न हो गया। अब इधर से कोई बचाव नाव भेजी जाती है, उसकी स्पीड हमने 8 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और ये कहा कि जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, जहाज केवल पानी के ऊपर 18 मिनट तक ही रह सकता है। कितने मिनट तक? 18 मिनट तक ही रह सकता है। 18 मिनट के बाद जहाज क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बचाव नाव की स्पीड क्या होनी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कहा कि ट्रेन वाला चैप्टर हो चाहे बोट वाला चैप्टर हो, इसमें जो चीज पूछी जाती है ना उसी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे पूछा गया है स्पीड, तो ये बताओ दोनों एक दूसरे के विपरीत है क्या? अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। तो s प्लस 10, तो s प्लस 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये होगी रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है? 15 किलोमीटर। और टाइम, अब टाइम की बात मैं कर रहा हूं, अब बात को समझो भाई। ये टाइम इसी में लौचा है, इसी बात को तुम्हें समझना है। ये 18 मिनट तक पानी के ऊपर रह सकता है, जहाज भी चल रहा है और बचाव नाव भी चल रही है। और जब बचाव नाव जहाज के पास पहुंचेगी तो 6 मिनट तो यात्रियों को उतारने में लगेंगे ना, तो इसी 18 मिनट में से 6 मिनट तो यात्रियों को उतारने में लगे, तो बाकी कितने मिनट चली? 12 मिनट। इसका मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ मात्र 12 मिनट ही चले होंगे, क्योंकि 12 मिनट में 18 मिनट में से 12 मिनट अगर चले तो 6 मिनट तो यात्रियों को उतारने में लगे। तो यानी कि जो यहाँ पर टाइम लिया जाएगा वो पूरा 18 मिनट में लिया जाएगा। 18 में से तुम्हें 6 मिनट कम करने होंगे, क्योंकि 6 मिनट यात्रियों को उतारने में लगे, तो इसका मतलब 12 मिनट में पहुंचना पड़ेगा इसको। तो 12 मिनट को घंटे में बदल दोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे, 60 ऊपर पहुंच गया, तो 12 पंजे 60, 15 पंजे 75, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा जो आई ये रिलेटिव स्पीड आई बचाव नाव की। और जहाज की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन उसने पूछा बचाव नाव की स्पीड क्या होगी, तो 10 कम कर दोगे तो 75 माइनस 10 कितना आ गया? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। 65 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का जवाब होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बताओ सभी बच्चों के समझ में आया? तो ऐसे सवाल फिर से भविष्य में किसी एग्जाम में पूछ सकता है कोई भी एग्जामिनर, तो किस तरीके से करना हो क्लियर हो गया।
ठीक है ना। तो यूपी पुलिस का ही पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। रफ कर दो भाई अगर नोट कर लिया हो तो, या कोई डाउट हो तो बताऊं दोबारा, फिर से रिपीट करना हो, रिपीट तो नहीं करना। चलो देखिए, जो हमने अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल है क्वेश्चन, है वही थोड़ा सा, है ना, लेकिन उसी का एडवांस लेवल है। तो बताओ कितने बच्चों ने सवाल का उत्तर सही दिया, हाथ खड़े करके बताओ जल्दी। आया किसी बच्चे का? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा सा भी क्वेश्चन थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो तुम जो है कर नहीं पाते सवाल को। तो इसका कारण क्या है? केवल प्रैक्टिस की कमी है। बात समझ में? जो हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का वाला क्वेश्चन अभी अभी किया, ये सवाल भी बहुत कम बच्चे कर पाए थे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से करना। भाई किसी बच्चे का आया आंसर? नहीं आया ना। देखिए, एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। कितने दूर है? 77 किलोमीटर दूर है तट से, ठीक है ना, किनारे से। उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से प्रत्येक 5 सही 1/2 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी जहाज में भरता है। यानी कि हर 5 सही 1/2 मिनट में इतना पानी जो है जहाज के अंदर आ जाता है। लेकिन एक निकासी नल भी लगा है जो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर फेंकता है। याद करो कि इसे किस चाल से चलाना चाहिए, यानी कि किसकी चाल पूछ रहे हैं? जहाज की चाल। याद करो कि इसे किस चाल से चलाना चाहिए कि जब यह डूबने वाला हो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, जब यह डूबने वाली हो तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले। और डुबाने के लिए कितना पानी पर्याप्त है? 69 टन पानी पर्याप्त है। बात समझ में आई? तो देखिएगा, हमसे पूछा गया कि उस डूबने वाले जहाज की स्पीड क्या होगी। बात समझ में आई? और उस डूबने वाले जहाज को कितना पानी डुबा सकता है? 69 टन पानी डुबा सकता है। तो इसका मतलब हमें ये बात पता करनी पड़ेगी कि 69 टन पानी कितने मिनट में या कितने घंटे में भरा जा सकता है। बात समझ में? सी ऑप्शन 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसी बच्चे का आया 8 किलोमीटर प्रति घंटा? नहीं। किसका आया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा सही जवाब है, यही बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोलना, जब डूबने वाली होती है ना तभी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला जहाज इसको क्या होता है? बचा लेता है। समझ रहे बात को? तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि ये जहाज में 69 टन पानी कितने घंटे में भरा जा सकता है। जितने घंटे में 69 टन पानी भरा जाएगा उतने ही घंटे में बचाव नाव यानी कि बचाव जहाज इस जहाज को अगर बचा लेगी। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा कि 69 टन पानी कितने घंटों में भरा जा सकता है। बात समझ में आई? जितने घंटों में भरा जाएगा उतने घंटों में इस जहाज को बचाया जाएगा बचाव नाव के द्वारा। क्लियर होगी बात? अब बात को समझते हैं। अभी हमें ये बात तो पता है कि 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी जहाज के अंदर आता है। 5.5 का मतलब 5.5 मिनट। इतने मिनट में कितना पानी जहाज के अंदर आ रहा है भाई? 2 सही 1/4 यानी कि 2.25 टन पानी। बोला यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। इतने मिनट में इतना पानी आता है। तो 1 मिनट में कितना आएगा? 1 मिनट में कितना आएगा भाई? 2.25 बटे 5.5 1 मिनट में आएगा। अगर मैं एक जीरो और लगा दूं कोई दिक्कत है? नहीं है ना, पॉइंट सा पॉइंट कट जाएगा। तो 1 मिनट में इतना पानी आएगा। अगर मैं निकालना चाहूं पूरी 60 मिनट में कितना पानी आएगा? 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 60 मिनट में कितना पानी आएगा? तो 60 मिनट में इतना पानी आएगा जहाज के अंदर। जहाज के अंदर 60 मिनट में इतना पानी आएगा। तो यहां से काट पीट लो उसको एक बार, है ना। तो 0 से 0 काट ली भाई, 5 से कटेगा 11 बार और 5 चौक 20 और 2 5 पंजे 25, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 और 3 27, 270 बटे 11 टन पानी पूरे 1 घंटे के अंतर्गत आ जाएगा जहाज के अंदर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और लिखी हुई है कि प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर भी फेंकता है। कौन? निकासी नल। यानी कि उस जहाज में एक निकासी नल भी लगा हुआ है जो प्रत्येक घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंकता है। अभी तक तो हमने इस के हिसाब से पता कर लिया कि 1 घंटे में पानी कितना आया। पानी कितना आया? अब इतना पानी 1 घंटे में भरा गया और 1 घंटे में बाहर कितना निकल रहा है? 12। तो यानी कि अगर इसमें से मैं 12 बाहर फेंक दूं 1 घंटे में तो बचेगा कितना 1 घंटे में? यानी कि रेस्ट वाटर की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रेस्ट वाटर। तो बचेगा कितना भाई? 270 बटे 11 माइनस 12। तो 1 घंटे में इन 1 आवर तो 1 घंटे में बचेगा पानी कितना? 270 बटे 11 माइनस 12। तो 1 घंटे में बचा हुआ पानी ये होगा, ठीक है ना। तो 11 गुणा 12 132,
तो 270 माइनस 132/11, तो यहां से घटा दोगे 10 में से 2 गए 8 और 6 में से 3 गए 3, 138/11 टन। मतलब यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? तो 1 घंटे में जहाज के अंदर बचा हुआ पानी कितना है? 138/11 टन। तो प्रत्येक घंटे में इतना पानी बच जाता है जहाज के अंदर, इतना पानी बच जाता है जहाज के अंदर। तो 69 टन पानी को भरने में कितना समय लगेगा? 69 टन पानी को भरने में कितना समय लगेगा? तो समय लगेगा 69 टन पानी को, अगर 1 घंटे में इतना पानी बचेगा तो 69 टन को भरने में कितना? 138/11, 11 ऊपर चला गया तो काट दोगे कितना? 11/2, यानी कि 5.5 घंटे। बोलो बात समझ में आई क्या? 5.5 घंटे। तो इसका मतलब 69 टन पानी को भरने में लगा समय कितना? 5.5 घंटे। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? और सवाल में लिखा हुआ है कि जब यह डूबने वाली होती है तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा लेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब 69 टन पानी को भरने में 5.5 घंटे लगे। तो जैसे ही 5.5 घंटे पूरे होंगे तो ये डूबने वाली होगी, डूबने वाली होगी। तो तभी आकर कौन बचा लेगा? बचाव जहाज। तो इसका मतलब जो 77 किलोमीटर की दूरी है ना, ये 77 किलोमीटर की दूरी है, इसको बचाव जाओ ने कितने घंटे में पार किया? 5.5 घंटे में। ये यहाँ पे क्या है? जहाज है जिसकी स्पीड हमें पता नहीं, हमने मान ली 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये बचाव नाव है जिसकी स्पीड कितनी है भाई? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। और हमें चाल बतानी है, तो चाल बतानी है तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी बताओ? s + 6, दूरी कितनी है? 77, और समय कितना लगा? 5.5 घंटे। पॉइंट हटा दोगे ऊपर 10 आ जाएगा, 11 पंजे 11 सते 5 दूनी 7 दूनी, तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? रिलेटिव स्पीड आई है ना। तो s बराबर कितना हुआ? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यानी कि बचाव जो जहाज था जो डूबने वाला था उसकी चाल कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? सी ऑप्शन। बताओ सभी बच्चों के समझ में आया कि नहीं? कौन सा टाइम? ये जो टाइम निकल रहा है 5.5। देखो दोबारा समझ लो एक बार फिर से क्वेश्चन को। देखो क्या है मामला कि एक समुद्री जहाज था जो तट से 77 किलोमीटर फासले पर था, दूर था, लेकिन उस जहाज में छेद उत्पन्न हो जाता है, और जिस छेद के कारण वो प्रत्येक 5.5 यानी कि 5.5 मिनट में 2 सही 1/4 टन पानी जहाज के अंदर फेंकता है। इतने मिनट में इतना पानी जहाज के अंदर आ जाता है। बात समझ में? लेकिन फिर क्वेश्चन में कहा कि निकासी नल भी लगा हुआ है जो प्रत्येक घंटे 12 टन पानी बाहर फेंकता है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब जहाज को डुबाने के लिए कितना पानी पर्याप्त था? 69 टन पानी जहाज को डुबाने के लिए पर्याप्त था। तो हमें ये बात पता करनी पड़ेगी पहले कि 69 टन पानी को भरने में समय कितना लगेगा। समझ रहे बात को? ये क्यों निकालना? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जब नाव डूबने वाली थी, जब जहाज डूबने वाला था, तभी बचाव नाव आकर इसको बचा लेगी। तो इसका मतलब जितना वक्त 69 टन पानी को भरने में लगा होगा उतना ही समय इस जहाज को बचाने में लगा होगा। समझ में आई मेरी बात? तो इसका मतलब हमें निकालना पड़ेगा पहले 69 टन पानी को भरने में कितना समय लगा। क्लियर होगी बात? तो यहां से तुम मुझे बताओ, हर 5.5 मिनट में 2.25 टन पानी भरता है, तो इतने मिनट में इतने टन पानी भरता है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 270/11 टन पानी भरेगा 1 घंटे में। क्लियर हुई मेरी बात? अब इस कल को सवाल में क्या कर देगा? यहाँ कह रहा है ना क्वेश्चन में निकासी नल भी लगा हुआ है जो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर फेंकता है। कल को यहाँ पे प्रति घंटा देके बोल देगा हर 40 मिनट में 12 टन पानी बाहर फेंकता है। तो मैं 1 घंटे का पानी निकालने का फिर मैं 40 मिनट का पानी निकाल लूंगा। फिर समझ में आ रही मेरी बात? अगर यह बोलता कि प्रत्येक 2 घंटे में 12 टन पानी बाहर फेंकता है, तो मैं पूरे 2 घंटे में कितना पानी भरा जाएगा वो निकालता। फिर समझ रहे मेरी बात को? क्लियर है मेरी बात ये? ठीक है। तो इतने मिनट में भरता है इतना पानी, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में भरेगा इतना पानी। तो 270/11 टन पानी 1 घंटे में भरा जाता है, लेकिन 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर भी फेंका जाता है। तो 270 में से 270/11 में से जब तुम 12 कम करोगे तो 138/11 टन पानी जहाज के अंदर बचेगा क्या? बचेगा क्या? तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं प्रत्येक घंटे में 138/11 टन पानी जहाज के अंदर बच जाता है। मेरी बात समझ में आई? तो 69 टन पानी को इसी हिसाब से भरने में कितना समय लगा होगा? क्योंकि प्रत्येक घंटे में इतना पानी बचेगा।
तो 69 टन पानी को भरने में कितना समय लगेगा? 69/138/11, 11 ऊपर पहुंच गए तो 5.5 घंटे लगेंगे कि नहीं? तो इसका मतलब ठीक 5.5 घंटे बाद, ठीक 5.5 घंटे बाद नाव जो होगी, जो जहाज होगा वो डूबने वाला होगा और तभी उसको बचाया गया। क्लियर होगी बात? इसका मतलब जो बचाव नाव चली थी इधर से, वो ठीक 5.5 घंटे बाद इसको आकर बचा लेगी। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है? 77 किलोमीटर। किस स्पीड से आई? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आई। इसकी चाल हमें नहीं पता, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? s + 6 = 77/5.5 घंटे। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जहाज की चाल कितनी होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं समझे अभी? समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसी जो क्वेश्चन का यूपी पुलिस में पूछा जा चुका क्वेश्चन, उसी का एडवांस लेवल है, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए यही तो सॉल्यूशन था वहां पर भी। अरे यही तो सॉल्यूशन था वहां पर भी। केवल फर्क कितना है उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में? उस क्वेश्चन में ऑलरेडी 18 मिनट दे रखी थी और ये बात बोल दी 6 मिनट यात्री को निकालने में लगेंगे, तो इसका मतलब 12 मिनट में पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पे वो समय दे नहीं रखा था, यहाँ पे समय हमें निकालना पड़ा, क्योंकि सवाल में लिख दिया लास्ट में 69 टन पानी पर्याप्त है भाई जहाज को डुबाने के लिए। तो इसका मतलब जितने समय में 69 टन पानी भरेगा उतने समय में बचाया गया। तो हमें यहाँ पे वो समय निकालना कितने घंटे में बचाया गया। इस सवाल को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। वो बोल देगा कि भाई इतने घंटे यात्री को निकालने में भी लगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 5.5 घंटे में से वो समय भी माइनस करना पड़ेगा जो समय यात्री को सफलतापूर्वक बचाने में लगेंगे। यानी कि एग्जामिनर के हाथ में कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना सकता है सवाल को, लेकिन तरीके तुमने दोनों सवाल के सीख लिए। मुझे नहीं लगता सवाल कैसे भी बना के आ जाए तुम कर क्या होगे, लेकिन प्रैक्टिस करनी जरूरी है, प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। आया भाई किसी बच्चे का जवाब? नहीं आया किसी का भी? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है और कैसे करना है, ध्यान दो। क्वेश्चन में कहा गया प्रियंका अपने नाव में जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही। जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है, उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। यहां से लाइन को समझो। कह रहा कि उसकी टोपी उड़ गई है। अब यहां से उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा, यानी कि जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, इनिशियल पॉइंट जहां पर था वहीं पे टोपी को उसने पकड़ा। ठीक है ना? तो कह रहा कि उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो पानी की चाल ज्ञात करें। देखिए पिक्चर क्या होगी। मान के चलो यहां से उसने चलना स्टार्ट किया, ऐसे चलती रही, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखो एक बात और दे रखी कि अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि जो नाव थी वो धारा के विरुद्ध जा रही थी। समझ रहे बात को? धारा के विरुद्ध जा रही थी। तो इनिशियल पॉइंट मान के चलो इधर है और वो नाव इस तरीके से धारा के विरुद्ध चलती रही। मान के चलो यहाँ पे आके उसकी टोपी उड़ गई। समझ रहे बात को? यहाँ पे आके क्या हुआ? उसकी टोपी उड़ गई। ये नाव है भाई हमारी, यहाँ पे आके उसकी टोपी उड़ गई, ऐसे गिरी और धारा के बहाव के साथ बहने लगी। ऐसे ही तो हुआ होगा, लेकिन नाव तो फिर भी चलती रही। क्वेश्चन में लिखा हुआ है नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही। इसका मतलब देखो सारा खेल जो है डायग्राम का है, इसलिए डायग्राम को ध्यान से समझना। यहां से चलना स्टार्ट किया नाव ने, ऐसे धारा के विरुद्ध चलती रही। यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी आई कि उसकी टोपी ऐसा उड़ी, पानी में गिरी और इस तरीके से धारा के साथ बहने लगी। बात समझ में? लेकिन नाव 12 मिनट तक और धारा के विरुद्ध चलती रही। इसका मतलब नाव तो अभी भी धारा के विरुद्ध चल रही थी ना, नाव तो अभी भी धारा के विरुद्ध चल रही थी। कितने मिनट तक चली? 12 मिनट तक। तो यानी कि यहां से वो 12 मिनट और चली, 12 मिनट और चली। मान के चलो नाव अभी यहाँ पे आ गई इस 12 मिनट में। नाव 12 मिनट में कहां पे आ गई भाई? इस 12 मिनट में नाव यहां से लेकर यहां तक आ गई। अब मुझे बताओ टोपी क्या यहीं पर रुकेगी? टोपी भी तो 12 मिनट में चली होगी ना, इधर को धारा के साथ चली होगी। तो हमने मान लिया कि 12 मिनट में टोपी जो है ना, 12 मिनट में टोपी, ये 12 मिनट है। इस 12 मिनट में टोपी मान के चलो यहाँ पे आ गई, 12 मिनट में टोपी यहाँ पे आ गई। और इस टोपी की चाल क्या होगी? इस टोपी की चाल वही होगी जो पानी की चाल होगी। इस टोपी की चाल वही होगी जो पानी की चाल होगी। तो पानी की चाल हमने कितने मान ली? W किलोमीटर प्रति घंटा। तो W की चाल से चल रही थी और जो नाव है ये धारा के विरुद्ध जा रही थी। तो धारा के विरुद्ध चाल क्या होती है? बोट की चाल माइनस पानी की चाल। तो इसका मतलब इसकी चाल क्या रही होगी? B - W।
b माइनस डब्ल्यू किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है ना। तो फिर से देख लो, ऐसे यहां से चल रही थी, ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई, एक सिचुएशन ऐसी आई कि यहाँ पे बोट में से उसकी जो प्रियंका की टोपी थी वो नीचे गिरी और धारा के साथ बहने लगी, और जो नाव थी वो 12 मिनट तक और चलाती रही। तो उसको यहाँ पे उसको आके पता लगा कि भाई उसकी टोपी उड़ गई। तो जैसे ही उसको पता चला उसने तुरंत नाव को घुमा ली। बात समझ में? तुरंत नाव को क्या कर दिया? घुमा लिया। तो अगर 12 मिनट नाव चली तो 12 मिनट तो टोपी भी चली होगी ना, 12 मिनट तो टोपी भी चली होगी ना। तो इसका मतलब ये रिलेटिव टाइम है। तो 12 मिनट के दौरान, 12 मिनट के दौरान टोपी और नाव के बीच की दूरी क्या होगी? मैंने क्या बोलना कि 12 मिनट के दौरान टोपी और इस नाव के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। 12 मिनट में ये रिलेटिव टाइम है, 12 मिनट ये भी चली, 12 मिनट ये भी चली। तो 12 मिनट के दौरान दूरी कितनी होगी? नाव यहाँ पे है, टोपी यहाँ पे है, तो फिलहाल इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो मुझे एक बात बताओ, ये चल रही है इस दिशा में और ये चल रही है इस दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? जुड़ेगी। अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो जुड़ेगी। तो जोड़ोगे तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा कि नहीं? तो बचेगा क्या? रिलेटिव स्पीड बी। और समय कितना है? 12 मिनट। तो 12 गुणा बी, तो 12 बी लिख सकता हूं मैं इसको। कितना लिख दिया मैंने? 12 बी। कि ये जो दूरी है ये 12 बी है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? अभी टोपी और नाव के बीच की दूरी फिलहाल 12 बी दूरी है। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ में आ रही मेरी बात है? 12 बी कैसा आया? दोबारा समझ लो भाई। टोपी तो 12 मिनट में यहां तक पहुंच गई, यहां से उड़ी, और नाव 12 मिनट तक और चलती रही। तो इस रिलेटिव टाइम जो 12 मिनट का टाइम है, इस 12 मिनट के टाइम में टोपी और नाव के बीच की दूरी क्या होगी? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल ये रही और चाल एक दूसरे के अपोजिट है तो जुड़ जाएगी, डब्ल्यू से डब्ल्यू कटेगा तो रिलेटिव स्पीड बी किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। क्या समय कितना है? 12 मिनट। तो यानी कि बी गुणा 12 भी मैं मिनट को घंटे में नहीं बदल रहा, डायरेक्ट 12 भी लिख रहा, बाद में कट जा रहा है। बात समझ में आई? तो फिलहाल नाव यहाँ पे है, टोपी यहाँ पे है, और बीच की दूरी कितनी है? 12 बी। अब इसने क्या किया? घुमा दिया इसको। इसने क्या किया? वापस घुमा दिया। और जैसे ही वो घुमाएगा तो अब किस स्पीड से चलेगी? बी प्लस डब्ल्यू किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से धारा की दिशा में चलेगी, धारा की दिशा में चलेगी। और टोपी का है, टोपी की चाल कितनी है? डब्ल्यू। बीच की दूरी कितनी है? 12 बी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने समय बाद टोपी को पकड़ा जाएगा, कितने समय बाद टोपी को पकड़ा जाएगा? बीच की दूरी 12 बी, रिलेटिव स्पीड यहां से मैं निकाल लूंगा। तो समय हम निकाल सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है बीच की? 12 बी। चाल कितनी होगी? रिलेटिव स्पीड भाई घटेगी जुड़ेगी? दोनों सेम डायरेक्शन में है तो घटेगी ना। बी प्लस डब्ल्यू में से डब्ल्यू को घटाओगे तो बचेगा क्या? बी। तो इसका मतलब 12 मिनट में पकड़ा जाएगा। इस जहाज के द्वारा, इस नाव के द्वारा टोपी को कितने ठीक मिनट में पकड़ लेगी? वो 12 मिनट बाद पकड़ लेगी, 12 मिनट बाद। इसका मतलब ये हुआ कि 12 मिनट बाद अगर पकड़ रही है तो ये टोपी 12 मिनट तक तो चली होगी। मान के चलो यहां से यहां तक चली, ये टोपी 12 मिनट तक तो चली होगी ना। तो कितने मिनट तक चली? 12 मिनट तक। तो ये टोपी 12 मिनट में यहां पहुंची, तब तक ये जो नाव है 12 मिनट में यहां पे पहुंच गई होगी। बोलो बात सही है क्या? समझ रहे बात को? ठीक 12 मिनट में टोपी को प्रियंका के द्वारा पकड़ा गया, तो यानी कि ये टोपी 12 मिनट में यहाँ पे आ चुकी होगी, और ये नाव 12 मिनट में ठीक कहां पर पहुंच गई? यहाँ पे, और यहाँ पे इसको पकड़ लिया। और सवाल की लैंग्वेज में एक बात लिखी हुई है कि उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। तो चलना भी शुरू कहां से किया? इसका मतलब यहां से ही चलना शुरू किया था ना, और यहीं पर क्या कर लिया? टोपी को पकड़ लिया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन में कह रहा कि अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर उड़ी थी, उड़ी तो यहां पर थी ना, किससे? शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर की दूरी पर जाकर उड़ी थी। तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर दूरी पर जाकर उड़ी थी। क्लियर होगी बात? 3 किलोमीटर दूरी पर जाकर उड़ी थी। तो पानी की चाल ज्ञात करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 किलोमीटर की दूरी है और इस टोपी ने कुल कितना समय लिया यहां तक पहुंचने में? कितना समय लिया भाई? 24 मिनट। 12 मिनट तो यहां लिया और 12 मिनट आगे, तो इसका मतलब टोपी के द्वारा 3 किलोमीटर जाने में लिया गया समय टोटल 12 24 मिनट का था।
बोलो बात सही है क्या? और टॉपिक किस चाल से चल रही थी? जो पानी की चाल होगी। तो पानी की चाल यानी कि वाटर की स्पीड W बराबर, W यानी कि चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 3 किलोमीटर है, समय कितना? 12 24 मिनट। 24 मिनट को 60 से डिवाइड कर दोगे, 60 ऊपर पहुंच गया, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 5 से 15 बटे 2 यानी कि 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है भाई? पानी की चाल है। तो पानी की चाल कितनी आ गई? बी ऑप्शन, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। था ना लाजवाब सवाल? शानदार था कि नहीं? तो नोट कर लो जल्दी से। किसी बच्चों को इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। रिपीट करनी है कोई बात? बोलो भाई। नहीं, रिपीट करनी है कोई बात? नहीं, नोट कर लो जल्दी से। तो बताओ भाई कितने बच्चों का जवाब आ गया? 1 किलोमीटर प्रति घंटा कितने बच्चे कह रहे हैं? हाथ खड़े करके बताओ। 3 बच्चों का, 4-5 बच्चों का आया, ठीक है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा भी आया। 2 किलोमीटर प्रति घंटा तुम्हारा आया अंकिता। और किसी बच्चे का? इधर भाई 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 2.5 भी आया किसी का? 0.5। अच्छा, कितने बच्चों का नहीं आया? एक बार ईमानदारी से हाथ खड़े करके बताओ। नहीं आया? कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा, पढ़ाई में और खाने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आ गया? नहीं आया तो ठीक है, ध्यान दो भाई। बड़ा सिंपल सवाल है। ऐसा ही कुछ कुछ हमने किताब में भी पढ़ा था क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ कुछ पढ़ा था, है ना? लेकिन बिल्कुल सेम नहीं था, ठीक है ना? अब देखिए करना कैसे है। एक व्यक्ति 48 किलोमीटर दूर जाने और वापस आने में कुल 14 घंटे लेता है और उसने देखा कि 4 किलोमीटर धारा की दिशा में और 3 किलोमीटर धारा के विपरीत चलने में समान समय लगता है, तो धारा की चाल क्या होगी? ठीक है ना? तो वो तुमसे और क्या पूछ सकता है? वो तुमसे पूछ सकता है बोट की चाल क्या होगी, यानी कि नाव की चाल क्या होगी, ठीक है ना, शांत जल में। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में कहा कि ये 48 किलोमीटर की दूरी है भाई। इस 48 किलोमीटर की दूरी जाने और वापस आने में कुल कितना समय लगा? टोटल टाइम 14 घंटे का समय लगा। तो जाहिर सी बात है, एक बार तो वो धारा की दिशा में गया होगा, है कि नहीं, और एक बार वो धारा के विपरीत गया होगा। तो एक बार अगर धारा की दिशा में गया और एक बार धारा के विपरीत गया, तो हमने मान लिया कि ये धारा की दिशा है डाउन स्ट्रीम है और ये धारा के विपरीत है अप स्ट्रीम है। क्लियर होगी बात? तो अब एक कमाल की बात रखी सवाल में कि उसने देखा कि 4 किलोमीटर धारा की दिशा में और 3 किलोमीटर धारा के विपरीत चलने में समान समय लगता है। क्या लगता है? समान समय लगता है। यानी ये 4 किलोमीटर अगर धारा की दिशा में जाए और 3 किलोमीटर धारा के विपरीत आए तो इक्वल टाइम लगता है। तो टाइम कांस्टेंट हुआ कि नहीं? 4 और 3 पे। 4 धारा की दिशा में और 3 धारा के विपरीत दिशा में टाइम क्या है? कांस्टेंट हुआ। और अगर टाइम कांस्टेंट हो जाता है तो तुम अच्छे से जानते हो कि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम हो जाता है। डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डाउन स्ट्रीम है और ये अप स्ट्रीम है। 4 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, 3 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में 4 किलोमीटर गया और धारा के विपरीत 3 किलोमीटर गया, तो टाइम कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि समय बराबर हो जाता है। अगर समय बराबर हो जाता है तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। तो इसका मतलब 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर जो रेशियो था वो डिस्टेंस का था और यही रेशियो किसका बन गया? स्पीड का बन गया। क्या बोलो बात सही है क्या? अरे टाइम कांस्टेंट है तो जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो, तो ये स्पीड का रेशियो आ गया 4:3। तो मुझे खुद एक बात बताओ, तुम धारा की दिशा में अगर 4 की चाल से जाता है, 4 की स्पीड से जाता है और धारा के विपरीत अगर 3 की स्पीड से आता है, जितना जाता है उतना ही तो आता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो रही है ना। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो रही है तो स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो, स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो। तो स्पीड का उल्टा भाई टाइम का रेशियो है और टाइम का रेशियो कितना होगा? 3:4 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाउन स्ट्रीम जाता है 4 की स्पीड से तो 3 समय लगते हैं और अप स्ट्रीम आता है 3 की स्पीड से तो 4 समय लगता है। तो कुल समय कितना लगा? तुम कहोगे सर कुल समय 7 यूनिट लगा, लेकिन सवाल वाला कह रहा कि नहीं 14 घंटे लगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे के बराबर होगी। तो मुझे बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 घंटे के बराबर होगी। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 8 घंटे के बराबर होगी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि धारा की दिशा में जाने में उसको कुल 6 घंटे का समय लगा
धारा के विपरीत आने में उसको कुल 8 घंटे का समय लगा। बोलो बात सही है क्या? अरे बोलो, अगर 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने में 6 घंटे का समय लगता है तो चाल क्या रही होगी? दूरी बट्टा समय, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर धारा के विपरीत 48 किलोमीटर आने में 8 घंटे का समय लगा तो धारा के विपरीत चाल क्या रही होगी? दूरी बट्टा समय, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो बात समझ में आई क्या? अगर तुमसे पूछते हैं वाटर की चाल तो तुम कहोगे धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल का अंतर बट्टा 2। तो 8 में से 6 कम करोगे 2 बट्टा 2 यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। और तुमसे अगर बोट की चाल पूछ लेता तो जोड़ का 8 और 6 14, 14 बटे 2 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की चाल हो जाती। लेकिन हमसे पूछा गया पानी की चाल कितनी है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। बताओ सभी बच्चों के समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? दोबारा रिपीट करूं, सवाल में कहा गया कि एक व्यक्ति 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाने और धारा के विपरीत आने में कुल 14 घंटे का समय लेता है। फिर एक कंडीशन दे रखी है कि उसने देखा कि अगर 4 किलोमीटर धारा की दिशा में जाता है और 3 किलोमीटर धारा के विपरीत आता है तो उसको समान समय लगता है। समान समय का मतलब टाइम कांस्टेंट हो जाता है 4-3 पे, ठीक है ना? तो टाइम अगर कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो हमें ये बात पता है कि डिस्टेंस का रेशियो जो भी होगा वो स्पीड का रेशियो होता है, कि डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड। बात समझ में? तो यहाँ पे धारा की दिशा में कितना गया? 4, और धारा के विपरीत कितना गया? 3। तो 4 और 3 पर टाइम कांस्टेंट है। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो डिस्टेंस का था वही रेशियो किसका बनेगा? स्पीड का बनेगा। लेकिन हमें बताया जितना जाता है उतना ही तो वापस आता है। स्पीड का तो हमें पता चल गया कि 4-3 के रेशियो में स्पीड, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, लेकिन वो जितना गया उतना ही आया। तो इसका मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा टाइम का रेशियो। कि 4-3 स्पीड का था तो 3-4 किसका रेशियो होगा? टाइम का रेशियो होगा। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 3 समय लगता है और अप स्ट्रीम जाने में उसको 4 समय। कुल समय कितना? 7। लेकिन सवाल में कहा गया कुल समय 14 घंटे के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटा, 3 यूनिट की वैल्यू 6 घंटा, 4 यूनिट की वैल्यू 8 घंटा। तो इसका मतलब डाउन स्ट्रीम जाने में उसको 6 घंटे का समय लगा, अप स्ट्रीम आने में उसको 8 घंटे का समय लगा। अगर 48 किलोमीटर धारा की दिशा में जाएगा 6 घंटे में तो किस चाल से जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 48 किलोमीटर आएगा 8 घंटे में तो किस चाल से आएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें बताया कि अगर वाटर यानी कि पानी की चाल निकालनी है तो दोनों की चाल का अंतर का आधा करना है, बोट की चाल निकालनी है तो जोड़ का आधा करना है। ये शुरू में ही बताया था ना पहली क्लास में, d + u बटे 2 बोट की चाल, d - u बटे 2 नाव की उसकी पानी की चाल। बात समझ में आ रही? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? नोट कर लिया तुमने सभी ने? कर लिया भाई? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बताओ भाई कितना बच्चों ने कर लिया सवाल का जवाब? आया किसी और बच्चे का जवाब? बताओ कितने बच्चों का जवाब आया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बच्चे का जवाब आया, और किसी बच्चे का आया? 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 नहीं आया? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 बच्चों का जवाब आ गया। अब पता नहीं किसका मैच करेगा किसका नहीं। अर्पण आनी इधर भाई किसी का नहीं आया पीछे तक, इधर से भी किसी का नहीं आया। तो जितनों बच्चों ने जवाब दिया, 2 ही नहीं दिया, दोनों गलत है। आंसर इसका 23। ध्यान दो भाई। अब करना कैसा था ध्यान दो, बड़ा सिंपल सवाल है। एक नाव धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में लिए गए समय से 55 सही 5/9%। कई बच्चे तो यहीं पे 0 हो गए होंगे कि यार ये क्या कर दिया, है ना? कितने बच्चे यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं? 55 सही 5/9%। यहाँ पे फेल हो गए ना, आके यहाँ पर रुक गए, जाम से हो गए। अब ध्यान दो, अधिक समय लेती है जबकि धारा की दिशा एवं धारा के विपरीत दिशा में चाल का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सवाल है, जरूरी नहीं तुमसे नाव की चाल पूछेगा, तुमसे पानी की भी चाल पूछ सकता है। सबसे पहले तुम्हें समझना पड़ेगा ये 55 सही 5/9% को फ्रैक्शन वैल्यू में बनाओगे कैसे। जब भी इस तरीके से कोई परसेंटेज तुम्हारे किसी भी एग्जाम में दी जाएगी तो तुम्हें कभी भी घबराना नहीं है, सबसे पहली और जरूरी बात। फिर कैसे करोगे? तुमने उसको ब्रेक कर लेना। क्या कर लोगे? ब्रेक कर लेना। भाई तुम 55 सही 5/9% को
इस नजरिए से भी तो देख सकते हो कि 50% प्लस 5 से ही 5/9%, देख सकते हो कि नहीं? यस और नो? देख सकते हो? तो 50% का मतलब 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 सबको पता है। बचा कितना? 5 सही 5/9%। तो 9 पंजे 45, 45 और 5 कितना फिर 50, तो 50/9% बचा कि नहीं? 50/9 और परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ जाएगा। तो 50 दूनी 100, 2 नंबर 18, 1/18 आ गया। 5 सही 5/9% का मतलब 1/18। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 1/18। अब मुझे ये बताओ, ये 1/18 कितने बच्चों के समझ में नहीं आया? मुझे पता कई बच्चे ऐसे होंगे। आ गया? आ गया सबके समझ में? कितनों के नहीं समझ में आया वो हाथ खड़े करके बताओ मुझे। चलो अब ध्यान दो, मैं बिल्कुल सही तरीके से बता रहा, यहाँ पे ध्यान दो, पहले इसी को समझते हैं। 5 सही 5/9%। अगर इस तरीके से दे रखा भाई, इसको मैं लिख सकता हूं 50% प्लस 5 सही 5/9%। ये बताओ अब समझ में आया क्या इतनी बात? आगे समझ में इतनी बात? 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी भाई? 50/100 लिखोगे, परसेंट हटाओगे बटे में 100 आ गया। 50/100 यानी कि 1/2। ये बात समझ में आ गई होगी सभी बच्चों के। प्लस ये बताओ 5 नम 45, 45 और 5 कितना? 50, यानी कि 50/9% हो गया क्या भाई? 50/9% हो गया क्या? इसका मतलब हो गया। अब परसेंट हटा दो, ये परसेंट हटा दी, बटे में 100 आ गया क्या? और 50 दूनी 100, तो कितना? 1/18 आ गया क्या? तो ये 1/18 आ गया क्या भाई? क्लियर है मेरी बात? 1/18 आ गया। तो मैंने ये चीज डायरेक्ट लिखी थी, ये तुम्हें इतना मेंटली करना है, ठीक है ना? 50% यानी कि 1/2, 5 सही 5/9, 45 और 5 50, 50/9% का मतलब 1/18। ठीक है भाई, दोनों को जोड़ दिया, एलसीएम कितना आ गया? 18 आ गया। 2 नंबर 18 और 18 एकम 18, 10/18 आ गया। और 10/18 को मैं लिख सकता हूँ 5/9। तो इसका मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है भाई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 5/9 है क्या? कि 9 पे 5 की वृद्धि कह सकता हूं। इतनी बात सभी बच्चों के समझ में आ गई क्या? इतनी बात सभी सब बच्चों के समझ में आ गई ना? तो अब सवाल में कुछ नहीं है, सारा खेल इसी परसेंटेज पे टिका हुआ था भाई। अब ध्यान दो, ध्यान दो जरा। अब सवाल की लैंग्वेज को पढ़ो। एक नाव धारा के विपरीत किसी निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में लिए गए समय से 55 से ही 5/9% अधिक समय लेती है। धारा की दिशा में जाने में लिया गया समय जो भी होगा उससे कितना ज्यादा? 55 से ही 5/9% ज्यादा समय लिया विपरीत जाने में। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये है डाउन स्ट्रीम और ये है भाई अप स्ट्रीम। क्लियर होगी बात? धारा की दिशा में अगर लिया गया समय हमारा 9 यूनिट है, कितना? 9 यूनिट है। धारा की दिशा में लिया गया समय अगर 9 यूनिट है तो उससे कितना ज्यादा लेगा विपरीत जाने में? 5। तो 9 और 5 14। तो ये टाइम का रेशियो आ गया भाई, ये टाइम का रेशियो आ गया। इसमें किसी बच्चे को कोई आपत्ति तो नहीं है? इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? क्लियर है भाई बात यहां तक? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, सवाल में लिखा हुआ है किसी निश्चित दूरी, किसी निश्चित दूरी यानी कि जितना धारा की दिशा में गया होगा उतना ही तो विपरीत आया होगा, उतनी दूरी तो विपरीत चला होगा। तो दूरी कांस्टेंट है, और अगर दूरी कांस्टेंट है तो हमें पता है टाइम का उल्टा क्या होता है? स्पीड। टाइम का उल्टा होता है स्पीड। 9 14 से 14 में हो जाएगा क्या? तो इसका मतलब धारा की दिशा में चाल क्या है? 14 यूनिट। धारा के विपरीत चाल कितनी है? 9 यूनिट। और सवाल में एक लाइन दे रखी है, जबकि धारा की दिशा एवं धारा के विपरीत दिशा में चाल का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में चाल इतनी, धारा के विपरीत चाल इतनी, अंतर कितना है मेरे भाई? 5। सवाल वाला कह रहा कि ना भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 यूनिट की वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? सवाल में क्या पूछे लास्ट में? जल में नाव की चाल क्या होगी? जल में नाव की चाल। और तुम्हें पता नाव की चाल क्या होती है? इन दोनों के जोड़ का आधा होता है। 14 + 9 23, और 23 का आधा 23/2। 23 का आधा 23/2। ये किसकी चाल है? बोट की चाल है। इतने यूनिट की वैल्यू निकालनी, और 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो इतने यूनिट की वैल्यू कितनी? 23 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर कौन सा? बी ऑप्शन। और अगर तुमसे पूछ कौन सा लेता कि धारा की चाल क्या होगी, तो इनका अंतर कर देते हैं। 14 + 9 हो गए 5,
5 का आधा 5/2, 5/2 गुणा 2 करते तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा पानी की चाल आ जाती। तो बताओ समझ में आया क्या? कोई टफ सवाल था? आसानी तो था क्वेश्चन, केवल इस पे परसेंटेज वैल्यू पर टिका हुआ था क्वेश्चन। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? नोट कर लो फटाफट। आया भाई किसी बच्चे का जवाब? आया किसी बच्चे का जवाब? आसानी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बस तुम इसको ढंग से पढ़ लो, पढ़ने के बाद एक बार सही तरीके से देख लो, उसके बाद जैसा क्वेश्चन में आ गया वैसा वैसा काम कर दो। ठीक है ना? जल्दी से करो, जल्दी से, टाइम दे दिया मैंने तुम्हें। ठीक है, आया भाई? अच्छा, कितने बच्चों के क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? एक बार वो भी हाथ खड़े करके बताओ। क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ा। चलो जान दो भाई, फिर मैं ही करा रहा, टाइम वेस्ट नहीं करते, जान दो। क्वेश्चन देखिए, समझिए। क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिख रही होगी तुम्हें, है ना? क्वेश्चन में कहा गया कि एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है, तो वह अपने ऑफिस में T घंटे में पहुंच जाता है। लेकिन अब इसका उल्टा करने की बात कर रहा है क्वेश्चन में, कि यदि वह इसके बिल्कुल विपरीत करता है। विपरीत करने का मतलब समझ रहे, कि जो कार से 10 जा रहा था, अब वो कार से 10 नहीं जा रहा, वो ट्रेन से 10 जा रहा है और बाकी कार से तय कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को? तो उसको अपने ऑफिस पहुंचने में T+0.5 घंटे में पहुंचता है, यानी कि इतना समय लगता है, पहले से आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब। समझ रहे मेरी बात को? अब क्वेश्चन में कहा गया कि यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रम से 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अपने ऑफिस तक पहुंचने के लिए वे कितनी दूरी तय करेगा? तो ट्रेन की जो स्पीड है वो ज्यादा है, 50 है, और कार की स्पीड है 40 है, वो ट्रेन से कम है। अब पिक्चर क्या बनेगी? पिक्चर से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ठीक है ना? ये देखिए भाई, यहां से मान लो यहाँ पे चलना स्टार्ट करता है, इसका घर है यहाँ से, या मतलब यहां से चलना स्टार्ट करता है। वो 10 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर चलता है। किससे? कार से। 10 किलोमीटर गया किससे भाई? कार से। और बाकी शेष दूरी ट्रेन से। अब जो शेष दूरी है, अपना मान लीजिए ये शेष दूरी है, ये क्या है? शेष दूरी है, ये यहां तक शेष दूरी है, और ये तय करता है भाई किससे? ट्रेन से। लिख दिया भाई मैंने, ट्रेन से। और तुम्हें पता है कि ट्रेन की जो चाल दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पहली कंडीशन में 10 किलोमीटर चलता है वो कार से, और बाकी जो शेष दूरी बची वो करता है तय ट्रेन के द्वारा। अब सवाल में कहा गया, क्या कहा गया? हाँ, यहां से देखिए, 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है, तो अपने ऑफिस में T घंटे में पहुंचता है। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक जाने में उसको कुल कितना समय लगता है भाई? T समय लगता है, T घंटे का समय लगता है, पहली कंडीशन के हिसाब से। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि इसके बिल्कुल विपरीत कर दे। विपरीत करने का मतलब 10 किलोमीटर तो जाए ट्रेन से, है भाई, 10 किलोमीटर तो जाए किससे? ट्रेन से, और बाकी जो शेष दूरी बची वो करे किससे थे? कार से। वो करे किससे थे? कार से। और ट्रेन की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब उसको आधा घंटा पहले से ज्यादा लगता है। कितना लगता है? T+1/2 घंटा। लेकिन तो कोई दिक्कत तो नहीं, इतने घंटे लगते हैं भाई यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। ठीक है, 120 किलोमीटर। तो बच्चे का जवाब आ गया 120 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है 120। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। तो T+1/2 पहले से आधा घंटा लगता है। क्लियर होगी बात यहां तक? समझ रहे मेरी बात को? तो अब सवाल में क्या कहा गया, बात को समझो, सुनो मेरी बात को। ठीक है ना? अब सवाल में कहा गया कि बताइए यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है। समझ रहे बात को? डिस्टेंस बतानी है। जिस डिस्टेंस में हमें ये तो पता ही है ना 10 किलोमीटर है, हमें तो केवल ये दूरी पर काम करना है, हमें तो केवल इस दूरी पर काम कर रहे हैं ना। करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं एक ही तरीका बताऊंगा जो बेस्ट अप्रोच होगा। ठीक है ना? बेसिक से भी तुम कर सकते हो, सानू बेसिक से ही करा होगा, है ना? तो उससे तुम निकाल लिया, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमें सीखनी है बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। समझिए बात को भाई। हमें एक बात पता है कि यहां से लेकर यहां तक जाने में पहले वाली कंडीशन में T घंटे का समय लगता है। लेकिन जब हम दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं
तो आधा घंटा ज्यादा लगता है पहले से, यानी कि टी प्लस 1/2 घंटा लगता है, तो समय का अंतर 1/2 है। क्लियर है मेरी बात? समय का अंतर कितना है? 1/2 है। अब तुम देख पा रहे होंगे कि इस 10 किलोमीटर में हमें स्पीड भी पता है, हमें दूरी भी पता है, और समय हम निकाल लेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे कि नहीं। तो यहां पे भी तो समय का अंतर मिलेगा हमें, यहां पे भी तो हमें समय का अंतर मिलेगा, क्योंकि हमारा काम ना ये यहां पे बन जाएगा। अगर मुझे ये डिस्टेंस का पता लग जाना, इस डिस्टेंस का, इस दूरी का अगर मुझे पता चल जाए, तो इस दूरी को मैं 10 में जोड़ दो, उत्तर मिल जाएगा। तो मुझे सारा का सारा क्वेश्चन में केवल फोकस इस डिस्टेंस पर करना है, इस दूरी पर करना है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से तुम खुद बताओ, यहां पे ट्रेन से चलता है 50 की स्पीड से, और दूसरी कंडीशन में यही दूरी 40 की स्पीड से कार से चलता है। तो क्या ये डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं? क्या मेरे भाई डिस्टेंस कांस्टेंट है ना? और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो तुम्हें इस बात का पता होगा स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ट्रेन, यहां लिख रहा हूं मैं ट्रेन, और यहां लिख रहा हूं भाई कार। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार की 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड है, हमारी स्पीड दे रखी है। तो डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा क्या? 4 इधर और 5 इधर, 4 5 इधर, बोलो 4 5 का रेशियो हो गया। यानी कि अगर ये वाली डिस्टेंस ट्रेन से तय करेगा तो 4 समय लेगा, और यही डिस्टेंस अगर मैं कार से तय करूंगा तो 5 समय लूंगा। तो कार से जाने में ज्यादा समय लग रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है, अंतर कितना आ रहा है? अंतर 1 यूनिट के बराबर आ रहा है। अब ये अंतर किसके बराबर होगा? ये अंतर किसके बराबर होगा, हमें ये देखना है। बात समझ में आई? ये जो डिफरेंस है ये किसके बराबर होगा, ये हमें निकालना है। अब ध्यान दो भाई, आधा घंटा तो तब लगता है जब यहां से लेकर यहां तक जाते हैं। आधे घंटे का अंतर तो तब है जब यहां से लेकर यहां तक जाते हैं, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। लेकिन हम यहां पे काम कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं, तो यहां पे अंतर 1 कार है। अगर मैं ये अंतर जो यहाँ पे अंतर होगा, डिफरेंस होगा समय का, वो इस आधे अंतर में ऐड कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा टोटल अंतर यहाँ पे कितना होगा। समझ रहे बात को? यानी कि इस सवाल का जो डिफरेंस है और ये डिफरेंस है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो नेट टोटल डिफरेंस कितना होगा वो पता लग जाएगा कि नहीं। टोटल डिफरेंस हमारा 1 यूनिट है, तो मुझे टोटल डिफरेंस निकालना है। अब कैसे निकाल दोगे? ध्यान दो, 10 किलोमीटर की दूरी है, 40 की स्पीड से जाएगा, तो कितने का अंतर आएगा और कितने समय में जाएगा? सॉरी, कितने समय में जाएगा? 10 किलोमीटर की दूरी है, 40 की स्पीड से जाएगा, कार से कितने समय में जाएगा? 1/4 घंटे में जाएगा। 10 किलोमीटर की दूरी है, 50 की स्पीड से जाएगा, तो कितने समय में जाएगा? 1/5 समय में जाएगा। तो यहां पे जा रहा है 1/4 समय में, यहां पे जा रहा है 1/5 समय में, तो डिफरेंस कितना आ गया भाई? 1/20 का आ गया, 1/20 का। अरे 1/4 माइनस 1/5 बराबर 1/20 का डिफरेंस आ गया कि नहीं? 1/20 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। और नेट अंतर कितना है यहाँ पे? आधा। तो आधा और जोड़ दो उसमें, आधा और जोड़ दो तो कितना आ गया? 11/20। तो टोटल डिफरेंस समय में जो टोटल डिफरेंस आया वो कितना आया? 11/20। तो ये 11/20 किसके बराबर होगा? इस 1 यूनिट के बराबर होगा। 11/20 घंटा किसके बराबर होगा? इस 1 यूनिट के बराबर होगा। समझ में आई मेरी बात? ठीक है ना? तो यहां से तुम निकाल लोगे 4 यूनिट की वैल्यू। 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 44/20, और 44/20 का मतलब 11/5 घंटे, 11/5 घंटे। तो मैं क्या बोल लूंगा कि अगर ट्रेन से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये वाली डिस्टेंस पार की गई तो कितने समय में पार की गई? 11/5 घंटे में पार की गई। तो डिस्टेंस क्या होगी? ये डिस्टेंस क्या होगी भाई? ये 50 की स्पीड से 11/5 का समय लिया तो 110 किलोमीटर होगी क्या? 110 किलोमीटर होगी क्या ये वाली डिस्टेंस? ये 110 किलोमीटर होगी। तो फिर टोटल डिस्टेंस क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बराबर 10 + 110 बराबर कितना? 120 किलोमीटर। और यही सवाल का उत्तर है जो कि हमारा सी ऑप्शन है। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? क्या करूं? रिपीट करूं? ध्यान दो, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। बढ़िया सवाल है अपने आप में, ठीक है ना? अगर तुम बेसिक से करोगे तो कैलकुलेशन में घुस जाओगे, और कैलकुलेशन में घुसोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। समझ रहे बात को? तो हमें अपने को क्या करना है
सवाल की मैंने कंडीशन बनाई, पहले तो डायग्राम बनाया, क्योंकि डायग्राम से ही तुम समझ सकते हो इस सवाल को। पहली कंडीशन थी कि अगर 10 किलोमीटर कार से जाएगा 40 की स्पीड से और शेष ट्रेन से जाएगा तो 3 घंटे का समय लगेगा। अगर इसका उल्टा करेगा, ट्रेन से 10 जाएगा, बाकी शेष दूरी कार से जाएगा, तो आधा घंटा फालतू लगेगा पहले से। क्लियर होगी बात? तो मुझे एक बात बताओ, सवाल में पूछा गया कि बताओ पूरी दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। ये तो 10 दे रखी ना, तो हमें तो ये दूरी निकालनी, इसका मतलब हमें तो इस दूरी पे काम करना है, इसका मतलब। तो तुम खुद बताओ, यहां से अगर मैं सवाल को ब्रेक कर दूं तो यही दूरी अगर 50 की स्पीड से तय करता है ट्रेन से, और यही दूरी फिर वो 40 की स्पीड से तय कर रहा है कार से, तो डिस्टेंस कांस्टेंट आ रही क्या? डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो तुम्हें ये बात पता है कि टाइम और स्पीड दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड दे रखी 50-40, तो टाइम 4-5 का हो गया। नेट अंतर कितना का हो गया इनका? समय का अंतर यहाँ पे 1 यूनिट का हो गया। अब ये जो 1 यूनिट का अंतर है, ये किसके बराबर होगा? ये इस पूरे क्वेश्चन में जितना अंतर होगा ना, उसके बराबर होगा। समझ रहे बात को? अगर मैं आधे अंतर की बात करूं, 1/2 का अंतर है ना टाइम में, t घंटे और t + 1/2, ये 1/2 घंटे का डिफरेंस केवल तब है जब यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस अलग अलग कंडीशन के हिसाब से तय की गई होगी। लेकिन हमने काम केवल इस पे किया, तो नेट डिफरेंस निकालना पड़ेगा अब मुझे। ये तो 1/2 तब है ना जब यहां से लेकर यहां तक का है। अब हमें टोटल नेट डिफरेंस कितना होगा, यानी कि यहाँ का जो डिफरेंस होगा ये, और प्लस आधे घंटे का ये इस दोनों के नेट डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, समय के अंतर के बराबर होगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है ना? टोटल डिफरेंस जोड़ लो कितने का आया, और वो डिफरेंस यहाँ के अंतर के बराबर होगा। समझ रहे बात को? तो यानी कि कितना हो गया? ये हो गया 11/20, 1 11/20 के बराबर है, तो 4 किसके बराबर होगा? 44/20, यानी कि 11/5 घंटे। तो इसका मतलब 50 की स्पीड से ये दूरी तय करने में ट्रेन से 11/5 घंटे का समय लगा, तो दूरी बराबर 4 गुना समय 110 किलोमीटर आ गया। समझ में आई मेरी बात? या बेसिक से करके बताऊं भाई? बेसिक से करोगे तो बेसिक से बहुत लेंथी हो जाएगा सवाल, होगी चीजें वही सारी है। क्या समझ नहीं? मैं टाइम जुड़ा क्यों, टाइम जुड़ा क्यों ये पूछना चाह रहे कि तुम ये कहना चाह रहे कि अगर आधा घंटे का अंतर है तो यहाँ का अंतर प्लस यहाँ का अंतर बराबर आधे घंटे के बराबर होना चाहिए। ये कहना चाह रहे ना कि आधे घंटे में से यहाँ का अंतर घटा दो और ये अंतर निकल जाएगा। यही गड़बड़ है तुम्हारी, ये सोच रहे नहीं तुम्हें, ये जो चीज तुम सोच रहे ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे। अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये निगेटिव टाइम आएगा। जब तुम बेसिक से करोगे इस सवाल को तो बेसिक से करते वक्त वो निगेटिव हो जाएगा और बराबर के उधर जाके वो जुड़ता है। तो तुम्हें अब ये बात याद रखनी है, जब भी तुम्हें नेट डिफरेंस निकालना होगा तो जो हमें अंतर टोटल टाइम का अंतर दे रखा होगा उसमें, क्योंकि हमने ये जो डिफरेंस है ना यहाँ पे शिफ्ट किया ना, इस पे शिफ्ट कर दिया ना, इस पे शिफ्ट करने के लिए हमें ये ऐड करना पड़ेगा, तो नेट डिफरेंस निकलेगा तब जाके। समझ रहे बात को? तो ये चीज है। तुमने देखा होगा जब हमने बहुत सारे सवाल किए कि ये यूजुअल टाइम है और ये, तो हम यहाँ पे ऐड कर दें ना डिफरेंस, तो वो वाली बात है यहाँ पे। समझ रहे मेरी बात को कि ये पहले ये कवर किया फिर ये कवर किया तो नेट कितना डिफरेंस हो गया, तो जोड़ दो उनको, तो वाली बात है। ठीक है ना? चलिए, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन को। कर लिया भाई नोट? अगला क्वेश्चन। हाँ, पूछ रहे कुछ? बोल तो रहा था कोई, क्या हो गया? नोट कर लो। किसी बच्चे का जवाब आया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने बच्चों का आया? हाथ खड़े कर लो भाई। 72 किलोमीटर प्रति घंटा 4-5 बच्चों का आया। क्या लॉजिक लगाया? ऑप्शन एलिमिनेशन, यानी कि कौन सा ऑप्शन 8 से घट रहा? 5/8 की ओरिजिनल चार्ज उसकी 8 थी, तो 8 का मल्टीपल आंसर होगा। तो 8 का मल्टीपल ये भी है, और 8 से ये कटेगा नहीं, ना ये कटेगा ना ये कटेगा, तो हमने एलिमिनेशन लगा दिया। तो इस तरीके से कर सकते हो। सबने इस तरीके से ही किया? कोई बच्चे ने कोई तरीका भी लगाया? नहीं लगाया ना? चलो, तो ये तक्षशिला वाले बच्चे सोच सकते हैं इतना कि अगर सवाल नहीं हो रहा तो नंबर को नंबर से बिठा दो। ये बात मैं पहले भी तुम्हें बता रखी है ना? तो इसमें सवाल में वास्तविक चाल पूछी गई थी। अब पिताजी जैसे ही मिले उसने कहा बेटे 8 की स्पीड से नहीं चलानी है अब तुझे, 5 की स्पीड से चलानी, और ना चटाई होगी तेरी। तो इसका मतलब वास्तविक चाल 8 है, तो 8 का मल्टीपल आंसर होगा, और 4 ऑप्शन में से 8 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन था 72, और इस सवाल का जवाब भी यही है। सही जवाब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बात को समझो हमें करना क्या है, इसका तरीका कितना सुंदर है वो समझना है। ठीक है ना? अब ध्यान दो जरा बात नहीं भाई। एक बालक 60 किलोमीटर चलने के बाद अपने पिता से मिलता है।
जो उसे 5/8 भाग चाल से चलने को कहता है। यानी कि मीटिंग फिक्स थी भाई लड़के की, 60 किलोमीटर चला, पिताजी टकरा के रास्ते में। अब वो तो अपनी बढ़िया स्पीड से आ रहा था, लेकिन पिताजी ने कहा बेटे बंदा चला, है ना। तो कह रहा कि तो उसे 5/8 भाग से चलने को कहता है, जिसकी वजह से वह 69 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। यानी कि जहां पर उसको जाना था वो कितना मिनट लेट हो गया, 69 मिनट लेट हो गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया, अगर वह अपने पिता से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता तो वह अपने गंतव्य स्थान पर सिर्फ 48 मिनट की देरी से पहुंचता। तो उस बालक की वास्तविक चाल ज्ञात करो। देखिए दो कंडीशन है भाई सवाल में। अब पहली कंडीशन क्या है वो देखिए, पहली कंडीशन ये है बालक इधर से आ रहा था और ऐसे वो ऐसे चलता होगा, 60 किलोमीटर की दूरी पार की, 60 किलोमीटर की दूरी पार की, पिताजी टकरा गया भाई यहाँ पे। और जब टकराए तो उन्होंने कहा कि भाई 5/8 भाग से चल। यानी कि अगर तुम पहले से 8 की स्पीड से आ रहे हो तो अब 8 की स्पीड से नहीं चलना बेटा, अब चलना है किस स्पीड से, 5 की स्पीड से चल रहा है। तो इसका मतलब अपने गंतव्य, गंतव्य मान के चलो उसका यहाँ पे है, तो इस स्थान पर पहुंचने में उसे देरी कितनी हुई, उसे देरी हुई 69 मिनट की, 69 मिनट की देरी हुई। बात समझ में आ रही क्या, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। अब सवाल में दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि अगर वह अपने पिता से 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, 42 किलोमीटर और आगे मिला होता, 60 तो ये और 42 और, तो यानी कि 60 किलोमीटर तो ये और 42 किलोमीटर और, 42 किलोमीटर और, तो इस पॉइंट पर मिला होता अपने पिताजी से। तो इसका मतलब ये वो बंदा अभी फिलहाल, पिताजी तो है नहीं, तो 8 की स्पीड से चल रहा है, 8 की स्पीड से चल रहा है भाई, लेकिन यहाँ पे पिताजी मिले, पिताजी ने कहा बेटा अब 5 की स्पीड से चलना है, 8 की स्पीड से नहीं जाना। तो अपने गंतव्य स्थान पर, गंतव्य स्थान यहीं पे है, तो कितना मिनट लेट होता है, मात्र 48 मिनट लेट होता, मात्र 48 मिनट लेट होता। बात समझ में आ रही, 48 मिनट लेट होता। तो उस बालक की वास्तविक चाल क्या है भाई, इसी डायग्राम में है सारी कहानी, इसी डायग्राम में छिपी हुई है सब कुछ, है ना। इसी बात को समझना है तुम्हें। अब ध्यान दो जरा, ध्यान दो जरा भाई। देखियो पहली कंडीशन में स्पीड 8 की है क्या, दूरी कितने 60 की, 60 की है, चलो। फिर यहाँ पे पिताजी टकराए, उन्होंने इसकी स्पीड कम करवा दी, 5 की स्पीड करवा दी, गंतव्य स्थान उसका यहाँ था, यहाँ तक उसको जाना था, जिस समय पर जाना था उससे 69 मिनट लेट पहुंचा। क्लियर। अब हुआ क्यों, अब दूसरी कंडीशन में केवल रियलिटी नहीं है, केवल क्या है, काल्पनिक है कि अगर वो 42 किलोमीटर और आगे मिला होता तो 60 + 42 102 किलोमीटर पर मिला होता, तो यानी कि यहां तक वो 8 की स्पीड से चलता। फिर आगे पिताजी टकराए, 5 की स्पीड करवा दी, तो अब 48 मिनट ही लेट होता, अब 48 मिनट ही लेट होता। तो अंतर कितने का आ गया, अंतर कितने का आ गया, 21 मिनट का। बोलो बात सही है क्या, 21 मिनट का अंतर आ रहा समय में, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन के हिसाब से दोनों के टाइम के बीच में जो गैप आया वो कितने का आया, 21 मिनट का गैप आया। अब हमें केवल यही देखना है कि ये समय का जो लोचा है ना ये कहां पर है, ठीक है ना। बात को समझो। अब ये बताओ 8 की स्पीड से 60 किलोमीटर, 8 की स्पीड से 60 किलोमीटर, क्या यहाँ समय का लोचा होगा, नहीं होगा। स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो समय का कोई लोचा नहीं है। आगे बढ़ो, तो मुझे ये बताओ, अब इससे आगे बढ़ो, ये कितने किलोमीटर की दूरी है, 42, और यहाँ पे भी 42 किलोमीटर की दूरी। आगे फिर वो 5 की स्पीड से जा रहा है भाई, 5 यहां से लेके यहां तक 5 की जाएगा ना, यहाँ भी 5 है 42 तक, और आगे जो बची दूरी यहाँ भी 5 है। यहाँ पे क्या है, 8 की स्पीड है और दूरी 42 की है, और फिर आगे 5 की स्पीड है, तो यहाँ भी 5 की स्पीड और यहाँ भी 5 की स्पीड, डिस्टेंस भी सेम बचेगी, डिस्टेंस भी सेम बचेगी, तो समय का लोचा तो यहाँ भी नहीं है। समझ रहे बात को। फिर लोचा क्या होगा, केवल इस डिस्टेंस पर होगा, केवल और केवल ये 21 मिनट का जो गैप आ रहा ना दोनों के समय के बीच में अंतर, केवल और केवल इन दो दूरियों की, इस दूरी की वजह से आ रहा। क्यों, क्योंकि पहले वो 42 किलोमीटर की दूरी को 5 की स्पीड से तय कर रहा था, अब इस 42 किलोमीटर की दूरी को वो 8 की स्पीड से तय कर रहे हैं। डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो पहली कंडीशन के हिसाब से स्पीड कितनी है, 5, दूसरी कंडीशन के हिसाब से स्पीड कितनी है, 8, लेकिन डिस्टेंस तो सेम है ना, डिस्टेंस तो सेम है ना। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, 8:5।
इसका मतलब ये हुआ कि जब वो 5 की स्पीड से 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको 8 समय लगता है, और जब वो 8 की स्पीड से 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसको 5 समय लगता है। तो इसका मतलब पहले वाली कंडीशन में उसको ज्यादा समय लगा। कितना ज्यादा लगा? 3 ज्यादा लगा। लेकिन पहले वाली कंडीशन में कितना ज्यादा लगा? 21 ज्यादा लगा। 21 ज्यादा लगा। तो 3 किसके बराबर है? 21 मिनट के। तो 1 किसके बराबर है? 7 मिनट के। 1 किसके बराबर है? 7 मिनट के। कह रहा कि वास्तविक चाल बताओ। वास्तविक चाल तो भाई 8 वाली है ना, तो वास्तविक चाल अगर 8 वाली है तो 8 की स्पीड से जाएगा तो 5 समय लगा, तो वास्तविक समय भी तो 5 वाला ही होगा। बोलो, वास्तविक चाल अगर 8 वाली है तो वास्तविक समय भी 5 होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 मिनट, 5 यूनिट की वैल्यू 35 मिनट। तो इसका मतलब समझे तुम, इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 42 किलोमीटर की दूरी को वास्तविक समय 35 मिनट में पार किया गया। तो किस स्पीड से पार किया गया? तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितने? 42, समय कितना? 35 मिनट। 35 को 60 से डिवाइड करोगे, 60 ऊपर पहुंच गया। 5 7 से काट दो, 7 6 42, 7 7 35, 5 से काट दोगे 12, 12 6 72, 12 6 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इस सवाल का उत्तर हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया? तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया। बताओ भाई, सवाल समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट है? क्लियर होगी बात? तो हमें केवल ये देखना जो गैप आया ना वो किस वजह से आया। तो गैप भाई यहाँ तो आने से रहा, सेम स्पीड है सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे भी नहीं आएगा, सेम डिस्टेंस है सेम स्पीड है, तो समय का जो लोचा हुआ वो इसकी वजह से होगा, 42 किलोमीटर पर होगा। तो इस 42 किलोमीटर में टाइम में कितना गैप है? वो 3 का गैप, और यहाँ पे एक्चुअल में गैप कितना? 21 का। 3 21 के बराबर है, 1 7 के बराबर है। तो रियल टाइम कितना होगा? 35 मिनट। तो रियल स्पीड कितनी होगी? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बताओ क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? अब तुमने एक चीज नोट की, हमने चाहे सवाल कितना भी जबरदस्त किया हो या कितना भी बेसिक किया हो, हमने वही तरीके यूज किए जो हमने आसान से आसान सवाल में किए और हार्ड से हार्ड सवाल में किए। अब तो तरीके तो वही है ना। देखिए, कुछ बदला गया, कंसेप्ट बदला गया, सवाल का डाटा चेंज हो सकता है, कंसेप्ट नहीं बदलेगा कभी भी। तो इसलिए कंसेप्ट को ध्यान से समझना और उस पर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? तो एक क्लास और लेंगे, वो कल होगी, बाकी कल मिलेंगे, ठीक है बच्चों? चलिए।